Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh. Again warm welcome to the budget session. दोस्तों हम कर रहे हैं आज बजट सेशन। और अगर आप बात कर रहे होंगे कि अभी बजट की बात कहां से आ गई, बजट तो आती है 1 फरवरी को। जैसा दोस्तों आपको पता है कि बजट हमारी कब आती है, बजट का जो रेगुलर टाइम इंटरवल होता है वो आती है हमारी 1 फरवरी को। 1 फरवरी को आती है। बट अभी आपको ये भी पता है कि ये जो ईयर है ये इलेक्शन ईयर है। तो इलेक्शन ईयर है, तो इस बार आपको 1 फरवरी में क्या देखने को मिला था, इंटरिम बजट देखने को मिली थी। कौन सी बजट? इंटरिम बजट देखने को मिली थी। और अभी जब हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है तो अब हमारे पास आ गई है फुल फ्लेज बजट। बार की जो बजट है वो 23 जुलाई को आई है। 23 जुलाई को इस बार की बजट आई है। अब चलिए, अब हम बजट के बारे में कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे पहले हम बजट बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? बजट की बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं। तो बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि बजट सबसे पहले कब पेश की गई। तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी बजट पेश की गई है, कब पेश की गई है? तो ये 1860 में, 1860 में पहली बजट पेश की गई है। और कौन कौन पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था 1860 में। अब बात आती है दोस्तों आजादी के बाद भारत में पहली बार बजट कब पेश की गई। तो भारत में जो पहली बार बजट पेश की गई थी कब? 1947 में। 1947 में भारत में पहली बार बजट पेश की गई थी। और किसने पेश किया था दोस्तों? तो पहली बार जो बजट थी वो के षणमुखम शेट्टी। कौन? के षणमुखम शेट्टी ने पहली बार बजट भारत में प्रस्तुत किया। ये बात हुई कि हमारा आजादी के बाद पहली बजट। फिर बात आती है कि गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र बनने के बाद, रिपब्लिक बनने के बाद कब बजट पेश हुई? भारत पहली चीज, रिपब्लिक बनने के बाद पहली बजट 1950 में। कब? 1950 में। और किसने पेश किया? जॉन मथाई ने जो आजादी, गणतंत्र बनने के बाद पहली बार बजट पेश किया गया। ये तो तीन मुख्य बातें हो गई। अब बात आती है कि अभी तक जो सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है। तो सबसे ज्यादा बजट मतलब सर्वाधिक बार हम बात कर रहे हैं, सर्वाधिक सर्वाधिक बार सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया। तो किसने पेश किया दोस्तों? तो पेश किए हैं सर्वाधिक मोरारजी देसाई सर्वाधिक बजट पेश किया। तो बात आती सर्वाधिक बार में, कितने बार इन्होंने बजट पेश किया दोस्तों? इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। 10 बार। आप आप देख रहे हैं 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। तो सबसे ज्यादा आज तक का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। अब बात आती पहली महिला बजट किसने पहली बार, पहली एज ए महिला फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार बजट किसने पेश किया है? तो पहली बार जो बजट पेश किया है वो इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी जी ने किया था, इंदिरा गांधी ने। और एक कार्यवाहक थी दोस्तों, अगर कार्यवाहक पूछा जाता है, पहली महिला कार्यवाहक के द्वारा, महिला। और एक कैसी थी? कार्यवाहक थी, फुल फ्लेज्ड नहीं थी, कार्यवाहक थी। इनके द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया था। फिर बात आती है कि जो महिला फुल फ्लेज्ड, किसी महिला वित्त मंत्री के द्वारा, महिला के द्वारा जो सर्वाधिक बार, ये चाहे इंटरिम हो, चाहे इंटरिम की बात कर रहे हो, चाहे इंटरिम की बात कर रहे हो, चाहे फुल फ्लेज बजट पूर्णकालिक की बात कर रहे हो, चाहे हम इंटरिम की बात करें या पूर्णकालिक की बात करें, और सर्वाधिक बार किसी महिला ने किया है तो हमारी वर्तमान मुख्य जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। सीतारमण जी हैं। इन्होंने सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया है। ये हुई कुछ बातें जो बजट से रिलेटेड हुई। अब जब बात कर रहे हैं सर्वाधिक बार इन्होंने किया है, तो ये रही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। और इन्होंने बात आती कितनी बार इन्होंने किया है दोस्तों, ये इनका जो निर्मला सीतारमण जी का सातवां है, सातवीं बजट है, सातवीं बार बजट है, सातवीं बजट है इनकी। कौन सी है? सातवीं नंबर की बजट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें वो सिक्स टाइम जो हुई, सिक्स टाइम क्या है? फुल फ्लेज्ड बजट है, फुल पूर्णकालिक, इसको आप कह सकते हैं पूर्णकालिक बजट थी। 6 बार क्या थी? पूर्णकालिक इन्होंने किया, फुल फ्लेज्ड किया है। और एक बार जो अभी इसी साल का था, एक बार किसने की? एक बार इंटरिम बजट है, एक बार इंटरिम बजट है। ये हुई हमारी बजट से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें। अब हम और देख लेते हैं
कि ये हुई बजट से रिलेटेड मुख्य बातें। अब बजट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ये भी देख लेते हैं हम। ये भी देख लेते हैं अगर कि बजट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जैसे बजट बजट किसके द्वारा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और डिपार्टमेंट इसका कौन है, डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर फेयर के द्वारा ये क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है। आगे हम बात करेंगे। अब इस बार की हम बजट की बात कर लेते हैं। तो इस बार की जब हम बजट की बात करते हैं तो हाँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं कि ये जो बजट है क्या दोस्तों, ये तो हमने बात किया ही नहीं कि बजट है क्या। तो बजट है क्या, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्या है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ ऑन फाइनेंशियल ईयर। किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड क्या है, एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट है एक फाइनेंशियल ईयर का। तो ये बजट हो गया। अब बजट का प्रोविजन मेंशन कहाँ है दोस्तों, तो ये हमारे संविधान के भाग 5, कहां पे, भाग 5 और अनुच्छेद अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद किसमें, 112 में है। और क्या 112 में बजट शब्द का उल्लेख है दोस्तों, तो बिल्कुल नहीं, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो किसकी बात कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट होंगे, 112 क्या कहता है, अनुच्छेद 112 कहते हैं कि जो राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट जो होंगे वो हमारे लोकसभा में क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको किस नाम से जाना जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे। तो ये हुई हमारी बजट की बातें। अब हमने बात किया बजट डिवीजन और इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करते हैं। अब बात आती है कि जो बजट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके भाग क्या क्या होते हैं। हम देख लेते हैं बजट के भाग क्या क्या है। तो भाग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, एक एस्टिमेट होता है। क्या होता है, एस्टिमेट होता है। ये एस्टिमेट किसका होता है, तो एक एस्टिमेट होता है इसमें किसका, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब राजस्व, जो रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व जो प्राप्तियां हैं, रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक तो ये हो गया, इसके हम भाग दे रहे हैं। तो एक रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट हो गया। और क्या इसके भाग होते हैं, दूसरा वेज एंड मींस। क्या क्या तरीके होंगे, वेज एंड मींस होंगे, क्या तरीके होंगे किसके लिए, हमारे पास किसके लिए वेज एंड मींस किसके लिए होंगे, रेवेन्यू हम कैसे रेज करेंगे, रेवेन्यू रेज करने के वेज और मींस क्या होंगे, ये गिवन होता है। और क्या होता है, और एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो व्यय होंगे उसका ब्यौरा होता है कि हम व्यय कहां करेंगे, तो एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंडिचर व्यय का क्या होता है, एक ब्यौरा होता है। ये हो गया बात। और नेक्स्ट बात क्या आता है कि और क्या होगा, जो हमारा एनुअल रिसिप्ट होगा, लास्ट ईयर का जो हमने सरप्लस और डेफिसिट हुआ, वो जो लास्ट ईयर होगा, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होगा, उसका जो उसमें सरप्लस या कि डेफिसिट रहा, उसका हिसाब होगा। और क्या होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी होगी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर जो आने वाले वर्षों की क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी, ये डिस्कस होगा। ठीक है। अब ये तो बात हो गई बजट, और बजट की कहां किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, इसमें कंपोनेंट क्या है। और अब बात किया जाता है इसका बजट का प्रोसीजर कैसे होगा। तो हमने बताया कि प्रेसिडेंट के अनुमति से ये कहां पे, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता है, जैसे अभी प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन के बाद ये अलग अलग कमेटियों में जाता है, अलग अलग कमेटियों पे, इस पे कमेटी क्या करेगी, जो डिपार्टमेंट की कमेटी होगी उस पर डिस्कशन करेगी। देन उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, एप्रोप्रिएशन बिल के बाद पास होने के बाद फाइनेंस बिल आएगा, सॉरी, और फाइनेंस बिल के पास होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कि न्यू टैक्सेशन, तभी हम अप्लाई कर पाते हैं। तो ये हुआ बजट का प्रोसीजर हो गया। अब हम आ जाते हैं जो मुख्य है बजट पे आ जाते हैं कि जो इस बार का बजट है उसकी मुख्य थीम क्या होती है, उस पे आ जाते हैं। तो जो हमारा इस बार का बजट है, पूरा रोड मैप है, वो किस पे बेस्ड है, विकसित भारत बनाना है। किसका है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विकसित, क्या मुख्य उद्देश्य है, विकसित भारत बनाना, विकसित भारत बनाना। अब विकसित भारत हमको कब तक बना लेना है, तो दोस्तों 2047 तक हमको विकसित भारत बना लेना है। इसी पे मेजरली हम किस पे फोकस है, विकसित भारत पे फोकस है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे प्रश्न में क्या आ सकते हैं कि इसमें प्रमुख जातियों का उल्लेख हुआ, मेजर कास्ट है, जो हमारी बजट में 4 मुख्य जातियों का उल्लेख हुआ है, जो प्रमुख जातियां हैं उन जातियों को ध्यान रखना है। तो 4 जातियां हैं, जातियां कौन सी है,
आपको ध्यान रखना है। एक कौन सी, गरीब, पुअर की बात करना, पुअर है। दूसरी जात कौन है, महिलाएं हैं, वुमेन है, वीमेंस है, महिलाएं, महिलाएं हैं। और कौन सी जाति है, युवा, यूथ है, यूथ, यूथ, युवा, युवा, यूथ। और कौन से, अन्नदाता मींस फार्मर, फार्मर, अन्नदाता, अन्नदाता, अन्नदाता। ये हमारी चार जातियां हैं, तो आपको भूलना नहीं है कौन सी हो गई, सबसे मेजर कौन सी हो गई, गरीब हो गए, गरीब, पुअर हो गए, और क्या, वीमेन हो गई, यूथ हो गए, और अन्नदाता। ये क्या है, इस बार की जो जातियां हैं जो बजट में उल्लेख है। तो डायरेक्टली भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन कितनी जातियां हैं, तो चार जातियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो हो गया गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। अब बात आते हैं कि थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है, इसके मुख्य विषय कहें या कि थीम कहें, इसकी थीम क्या है। तो थीम क्या है, जैसे आपने अगर देखा होगा, आपने अगर बात किया होगा, देखे होंगे कि जैसे जो बजट स्पीच अगर सुने होंगे, तो जब वित्त मंत्री जी बोलना स्टार्ट करती हैं बजट स्पीच में, तो सबसे पहली बात किसकी, किसान की बात करती है। उसके बाद किसकी बात करती हैं, रोजगार पे बात करती हैं, रोजगार की बात करती हैं। रोजगार के बाद कौशल प्रशिक्षण और इसमें एमएसएमई में। तो हम जो चार मुख्य जो विषय है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे विषय पहला क्या है, विषय रोजगार है। पहला विषय क्या है दोस्तों, पहला रोजगार हो जाता है। आपको ध्यान रखना, पहला विषय रोजगार हो गया। दूसरा विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है, दूसरा, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट दूसरा विषय हो जाता है। और तीसरा विषय क्या हो जाता है, एमएसएमई। इसमें क्या, मीडियम स्केल, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास जो होता है। ये हमारी मुख्य थीम है। मुख्य क्या है, इस बार की बजट की थीम है। ये आप चार थीम है और चार ही जातियां हैं, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब बात करते हैं कि इस बजट में कुछ प्रियोरिटीज की बात की गई है। जैसे इस बजट में प्रियोरिटीज की बात की गई है कि इसमें प्रियोरिटीज कौन कौन सी है, उसको हम देख लेते हैं। कि इस बजट की 9 प्रियोरिटीज, जो बजट है हमारा इस बार का, वो 9 प्रियोरिटीज पे बेस्ड है। 9 प्रियोरिटीज पे बेस्ड है। ये जो हमारा इस बार का बजट है, उसमें बजट की जो प्राथमिकता है वे प्रियोरिटीज है। क्या है, जो बजट की प्रियोरिटीज है, प्रियोरिटीज है, 9 प्रियोरिटीज है। और ये पूरा इसी रोड पे जो हमारा पढ़ाने का दोस्तों आज का तरीका होगा, बजट में जो हमारी ये प्रियोरिटीज है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एक प्रियोरिटी पे देखेंगे कि उसमें क्या डिस्कशन हुआ है। तो इसमें हम प्रियोरिटी में देखेंगे, तो सबसे पहली प्रियोरिटी जो हमारी हो जाती है, सबसे पहली प्रियोरिटी कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। पहला कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर है। दूसरा क्या हो जाता है, विनिर्माण सेक्टर हो जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, अवसंरचना हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, रोजगार एवं कौशल हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, शहरी विकास हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। सातवां क्या हो जाएगा, समावेशी मानव एवं विकास, सामाजिक न्याय। आठवां क्या हो जाएगा, आठवां ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। और नौवां नवी पीढ़ी के सुधार। तो ये हमारे इस बार की बजट की हमारी क्या है, प्रायोरिटीज है। अब हम बात कर लेते हैं, हम इसी हमारा जो आज का वे होगा, इसी प्रायोरिटीज को हम कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रायोरिटीज को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रायोरिटीज को कंटिन्यू करने के लिए हम पहली प्रायोरिटीज में आएंगे। जैसा हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे आ जाते हैं। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम आ जाते हैं ये प्राथमिकता, हमारी जो पहली प्राथमिकता हो गई क्या है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। तो हम एक बेसिक बात कर लेते हैं पहले कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको क्या बात की गई है। तो एक एक जो मेजर बातें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो हम बात कर लेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पहले ये चीजें तो बिल्कुल ही याद ही रखना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम देख लेते हैं कि अलग सी चीजें क्या है। तो पहली चीज, 10,000 क्या किया जाएगा, 10,000 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र क्या बनाए जाएंगे, जैव अनुसंधान केंद्र बनाए जाएंगे। पहले जैव अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे, ये पहला हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या देखेंगे कि 1 करोड़ क्या किया जाएगा, 1 करोड़, ये 1 करोड़ में क्या है, नेचुरल फार्मिंग के लिए, नेचुरल जो प्राकृतिक खेती के लिए, प्राकृतिक कृषि के लिए 1 करोड़ रुपए। नेचुरल कृषि कृषि के लिए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए नेचुरल कृषि के लिए। तीसरी जो मुख्य बातें हो जाती है, 109 बागवानी फसलों, जो नवीनतम 109 बागवानी फसल, और 32 क्या हो जाएगा, कृषि फसल 32 क्या हो जाएगा, कृषि फसल को लाया जाएगा। और क्या हुई, और एक अगर बात करें तो टोटल कितना, टोटल अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ 52 लाख का जो हमारा बजट है। हर किसी का याद नहीं रख सकते, बट ये हमारी पहली प्रायोरिटी, इसलिए हम देखेंगे। तो मुख्य बातें हैं, 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र खोलना है, 1 करोड़ नेचुरल जो है फार्मिंग, जो नेचुरल कृषि है, प्राकृतिक खेती पे लगाना है, और 109 बागवानी की फसल और 32 कृषि फसलों को लाना है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो है
अनुसंधान की बात किया है, हमने बताया पहली बात अनुसंधान की बात किया, 10,000 अनुसंधान केंद्र खोलना है। और दूसरा सेल्फ सफिशिएंसी की बात किया है। किसका सेल्फ सफिशिएंसी? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता हमको किसके लिए जरूरत है? आत्मनिर्भरता में किसकी किसकी बात किया गया है? तो सरसों, सरसों में आत्मनिर्भर बनना है, मूंगफली में बनना है, मूंगफली में बनना है। और किस में आत्मनिर्भर की बात किया गया है? तिलहन, तिल में, तिल में, सोयाबीन में, सोयाबीन में, सोयाबीन में, सोयाबीन में, सोयाबीन में, और किसमें? सोयाबीन में। और सूरजमुखी, और सूरजमुखी, इनमें क्या बनना है? हमको आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो सेल्फ सफिशिएंट की बात हो गई। हमने बात किया कि न्यू किस्मों की शुरुआत होगी, तो 109 बागवानी और 32 कृषि फसल, वही बात की जा रही है। और इसके अलावा अगले 2 वर्षों में हमको 10,000 क्या है? जैव अनुसंधान केंद्र खोलना है। बिल्कुल वही बात। झींगा उत्पादन के लिए हम क्या कर रहे हैं? नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और क्या बात की गई? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास की बात की हुई। तो ये हमारा बजट की पहली प्रायोरिटी हुई। पहली प्रायोरिटी को बिल्कुल नहीं भूलना है। किसके लिए है? कृषि क्षेत्र के लिए है। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र खोलना है, 109 बागवानी की फसल लाना है, हमको 32 कृषि फसल लाना है। और क्या करना है? 1,52,00,000 जो हमारा टोटल एस्टिमेट है। और एक क्या करना है? 1 करोड़ हमको नेचुरल जो फार्मिंग है उस पे इन्वेस्ट करना है। तो ये हमारी हुई पहली प्रायोरिटी, कृषि अवसंरचना, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, ये पहली प्रायोरिटी हो गई। अब हम आते हैं दूसरी प्रायोरिटी पे। हम आ जाते हैं दूसरी प्रायोरिटी में। दूसरी प्रायोरिटी हमने पहले ही देखा क्या है? रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, ये हमारी दूसरी प्रायोरिटी हो गई, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। देख लेते हैं दूसरी प्रायोरिटी एक बार हम। हाँ, दूसरी प्रायोरिटी हम देख लेते हैं, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो इसमें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए एक पहले हम मेजर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए एक रोजगार के लिए 5 स्कीम आई हैं। इसको पीएम पैकेज 5 बोला गया है। क्या बोला गया है? पीएम, पीएम पैकेज 5, पीएम पैकेज, पैकेज 5 बोला गया है। पीएम पैकेज 5, इसमें 5 5 जो है उसकी बात की गई है, जो रोजगार के लिए आए हैं। इसको हम अलग से बता देते हैं, इसकी बात कर लेते हैं रोजगार के लिए। तो पीएम पैकेज, पीएम पैकेज, पीएम पैकेज की बात होती है, पीएम पैकेज। और ये पीएम जो पैकेज है, इसमें पीएम पैकेज में 5 चीजों की बात की गई है। इसको एक बार हम फोन चेंज कर लेते हैं। कोई नहीं दोस्तों, इसी से करते हैं, आई होप विजुअल होगा। तो पीएम पैकेज में जो पहली पहली हम बात करते हैं, 5 स्कीम की बात करते हैं। इसमें 3 है। एक आई है ईएलआई, ईएलआई, ईएलआई इन क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जैसे आपने पहले, इसके पहले आई थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा। इसी बार, इस बार के बजट में इस बार इन्वायरमेंट उसके लिए, किसके? एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और इसमें तो 3 चरण है, इसके 3 हो गए। तो इसमें टोटल पीएम पैकेज में 5, रोजगार के लिए 5 योजनाएं हैं, आपको बोलना नहीं है। और 3 तो ईएलआई में है। 3 ईएलआई में कौन सी है? जो हम पहली की बात करते हैं, जो पहली है, तो पहली बार उसमें क्या है? जो पहली बार रोजगार पा रहे हैं, इसमें पहली बार जो रोजगार पा रहे हैं, पहली बार जो रोजगार पा रहे हैं, उनके लिए पहली बार जो पहली स्कीम की बात करते हैं, जो पहली बार रोजगार करने जा रहे हैं, रोजगार जिनको मिल रहा है, उनकी जो पहली सैलरी होगी, पहली जो उनकी सैलरी होगी, पहली जो सैलरी होगी, वो उनको पहली सैलरी गवर्नमेंट उनको देगी। कितने? 3 किस्तों में देगी। कितना? 3 किस्तों में देगी, 3 किस्तों में देगी, 3 किस्तों में गवर्नमेंट उनको देगी, 3 किस्तों में देगी, बिल्कुल भूलना नहीं है। और ये कितना होगा? कितना देगी? मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 15,000 होगी, 15,000 मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी, ध्यान रखना है। और इसमें जो जो ये पहली जो ये है, इसमें कितने लोग पार्ट होंगे? पहली बार रोजगार जो पा रहे हैं, पहली जो सैलरी होगी उसको इनको 3 किस्तों में दी जाएगी, मैक्सिमम 15,000। और इस स्कीम से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? इस स्कीम से अगर देखा जाए दोस्तों, तो लगभग 210 लाख युवा, 210 लाख, 210 लाख जो युवा होंगे, युवा लाभान्वित होंगे। तो ये हुई हमारे पीएम पैकेज की पहली स्कीम। अब हम दूसरी स्कीम पे आते हैं, दूसरी स्कीम को देखते हैं। तो दोस्तों, पहली स्कीम तो देख लिया, जो पहली बार रोजगार पा रहे हो, पहली सैलरी को 3 किस्तों में मैक्सिमम 15,000, 210 लाख युवा कवर होंगे। अब हम दूसरी स्कीम पे आते हैं। आपको ये भूलना नहीं, दूसरी स्कीम है किसकी? जो लोग विनिर्माण सेक्टर, विनिर्माण सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिनको जॉब मिलता है, उनके लिए जो दूसरी स्कीम है। और दूसरी स्कीम क्या है? कि ये जो फर्स्ट टाइम
जो फर्स्ट टाइम क्या हो रहे हैं ईपीएफओ में रजिस्टर हो रहे हैं। ईपीएफओ क्या है दोस्तों? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो भी रजिस्टर्ड होता है एज ए एम्प्लॉय, उसको क्या दिया जाता है? एक मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो जो क्षेत्र है, इसमें जो पहली बार एम्प्लॉय बनने फर्स्ट टाइम जो रोजगार मिल रहे हैं, वो जब ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे, तो ईपीएफओ में 4 वर्षों तक ईपीएफओ का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 4 वर्षों तक। कब तक? 4 वर्षों तक। 4 वर्षों तक इसका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। तो दूसरी स्कीम ये हो गई हमारा, 4 वर्षों तक कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। अब हम तीसरी स्कीम देख लेते हैं। तीसरी जो इसी का ई एल आई का तीन पार्ट था ना, ए बी सी। तीसरी स्कीम देख लेते हैं। अब तीसरी स्कीम भी दोस्तों किससे संबंधित है? ये भी इसमें नियोक्ता के लिए सहायता, एम्प्लॉयर के लिए इसमें किस भी बात की जाती है? नियोक्ता के लिए सहायता देने की बात की जाती है। नियोक्ता जो होगा एम्प्लॉयर के लिए ये सहायता देने की बात कर रहा है, जो तीसरी स्कीम है। अब एम्प्लॉयर की सहायता कैसे दिया जाएगा? अब इसको हम देखते हैं। एम्प्लॉयर क्या करता है? जैसे ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हुआ, उसका कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उस कंट्रीब्यूशन का ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन होगा, उस कंट्रीब्यूशन का उसको 3,000 प्रतिमाह, 3,000 रुपए प्रतिमाह, 3,000 रुपए प्रतिमाह। कितने वर्षों तक? जैसे उसमें 4 वर्षों तक था, और इसमें कितने वर्षों तक दिया जाएगा? इसमें 2 वर्षों तक, 2 वर्षों तक मिलेगा, 2 वर्षों तक मिलेगा। ये हो गया हमारी जो पीएम पैकेज की तीसरी स्कीम। तो इसमें नियोक्ता की सहायता दिया जाएगा। नियोक्ता का क्या होता है? एम्प्लॉयर का भी तो कंट्रीब्यूशन होता है ना ईपीएफओ में, उसी का इसमें 3,000 प्रति माह किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा 2 वर्षों तक। ये तो हो गया 3। अब हम बात करते हैं चौथी और पांचवी की, बात कर लेते हैं। जो चौथी हमारी है, चौथी जो पीएम पैकेज का पार्ट है, 5 रोजगार के लिए योजनाएं हैं, तो जो चौथी है उसमें चौथी में क्या बात किया जा रहा है? 20 लाख लोगों को, कितना? 20 लाख लोगों को क्या किया जाएगा? 20 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग कहां पे दिया जाएगा? इसके लिए 1,000 आईटीआई, जो आईटीआई है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, आईटीआई जो है, उसको क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। मतलब नए आईटीआई अपग्रेड, या कि नया आईटीआई खोला जाएगा। इस आईटीआई के माध्यम से उनको क्या किया जाएगा? 20 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 1,000 आईटीआई को डेवलप किया जाएगा। और हम पांचवी स्कीम देख लेते हैं। पांचवी स्कीम किसकी बात में? इंटर्नशिप की बात करता है। किसकी? इंटर्नशिप की बात करता है। इंटर्नशिप होती है ना, इंटर्नशिप की बात करता है। अब इंटर्नशिप में कितने लोगों को कवर किया जाएगा? 1 करोड़ को कवर किया जाएगा। 1 करोड़ लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब 1 करोड़ जो लोग हैं वो कहाँ इंटर्नशिप करेंगे? जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनी में क्या करेंगे? इनको इंटर्नशिप दी जाएगी, टॉप 50 कंपनी में। अब ये टॉप 50 कंपनी में इंटर्नशिप दी जाएगी, और इनको पारितोषिक के रूप में, बेनिफिट के रूप में क्या दिया जाएगा? इनको 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, और 6,000 का एक मुश्त दिया जाएगा। 6,000 रुपए का एक मुश्त में दिया जाएगा। 6,000 एक मुश्त एक बार मिलेगा इनको। तो ये इनको स्कीम हुई। तो हमने रोजगार के लिए जो हमारा दूसरी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की, उसने हम पीएम पैकेज की 5 स्कीम देखे। ये पांचों स्कीम आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आपके मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसको हमने डिटेल्स इसी वजह से देखा। अब हम देख लेते हैं, इसको तो देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें भी कुछ बात की जा रही है। तो वही पहली बात, जो पहली बार रोजगार पाने जा रहे हैं उनको 15,000 रुपए तक एक माह का वेतन दिया जाएगा। दूसरी ये हो गई। तीसरी ये हो गई, 5 वर्षों के लिए जो है 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये हो गया हमारी बात। हाँ, और एक बात और है दोस्तों। अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई घरेलू संस्थान में ध्यान रखना है। अगर कोई रसिया जा रहा है दोस्तों, उनको नहीं मिलेगा। कहां पे? अगर देश में कोई हायर एजुकेशन करता है, उसके लिए कितना? 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। 10 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा? ऋण प्रोवाइड किया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस लोन पे 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, मतलब इंटरेस्ट में छूट भी है। तो एक बात ये हो जाती है।
ते हो गया मुख्यतः हमारी दूसरी प्रायोरिटी रोजगार के विषय में हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपनी तीसरी प्रायोरिटी के बारे में देखते हैं। तीसरी प्रायोरिटी क्या हो जाती है हमारी? तीसरी प्रायोरिटी, हाँ, तीसरी प्रायोरिटी हो जाती है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तीसरी प्रायोरिटी क्या होती है? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, ये हमारी तीसरी प्रायोरिटी हो जाती है। अब एक बार हम जो मेजर थीम है तीसरी प्रायोरिटी को उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन इस पे आ जाते हैं। तो मेजर प्रायोरिटी जो है, जो इसमें हमारे समावेशी विकास में, उसमें एक स्कीम आती है। कौन सी स्कीम आती है? पूर्वोदय योजना। ये न्यू स्कीम है, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। पूर्वोदय योजना, पूर्वोदय, पूर्वोदय योजना, पूर्वोदय योजना आता है किसके? समावेशी विकास के लिए। अब इसमें बात आती है पूर्वोदय योजना में कौन कौन से स्टेट कवर है। तो दो तो जो जिसके दम पे सरकार चल रही है उनको भूलना ही नहीं। कौन सा है? एक आंध्र प्रदेश, एक आंध्रा हो गया, और दूसरा क्या हो गया? बिहार, दूसरा बिहार। अब आपको सोचना है कि इलेक्शन कहां पे है? झारखंड, झारखंड, झारखंड। तो ये तो झारखंड हो गया, झारखंड हो गया। और सबसे ज्यादा राइवलरी कहां पे है? पश्चिम बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। और एक बचा तो वो हो गया कौन? उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। इन 5 राज्यों में पूर्वोदय योजना कहां पे लागू होगी? इन 5 राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना होती है। ठीक है। अब इसकी पूर्वोदय योजना की थीम क्या है? तो इसकी थीम है विकास भी विरासत भी। इसकी थीम क्या है? विकास, विकास भी और विरासत भी, विकास और विरासत, विरासत भी, विकास और विरासत भी इसकी क्या हो जाती है? इसकी थीम हो जाती है। पूर्वोदय योजना की थीम क्या हो जाती है? थीम हो जाती है विकास भी और विरासत भी। ये पूर्वोदय योजना की थीम है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है, औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। और इसमें औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है इसके साथ साथ ही। और औद्योगिक गलियारा में कहां पे? अमृतसर टू कोलकाता। कहां? अमृतसर, अमृतसर भूलना नहीं है, अमृतसर टू कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। और इसी के बीच में यहां पड़ेगा, इस बीच में पड़ेगा गया, गया। या गया में भी क्या? औद्योगिक कॉरिडोर को और विकसित किया जाएगा, औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। तो एक ये बातें हो गई समावेशी विकास के लिए। और इसके अलावा क्या किया जा रहा है दोस्तों? एक एक और दूसरी चीज, महिला और किसके लिए? महिलाओं के लिए, महिला, महिला और बालिका के लिए, महिला और बालिका के लिए, बालिका, महिला और बालिका के लिए, महिला, एक बार फिर से लिखते हैं, किसके लिए? महिला, महिला, वुमेन एंड, महिला और बालिका के लिए, बालिका के लिए, महिला और बालिका के लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों? इसमें जो है पुरुष जो लोग हैं, मेल के लिए नहीं है, आप परेशान मत होइए, आपके लिए भी कुछ मिलेगा। तो इनके लिए क्या किया जाएगा? 3 लाख करोड़ का फंड स्टैब्लिश, इनके विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का, 3 लाख करोड़ रुपए का फंड स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये समावेशी विकास, इनको इंक्लूसिव बनाने के लिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। और इसके अलावा क्या किया जा रहा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट, सॉरी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट जो पेमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पूर्वोत्तर में, जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र है, कहां पे? नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में कितनी? 100 ब्रांचेस खोली जाएंगी। कितनी दोस्तों? 100 ब्रांचेस खोली जाएंगी। 100 ब्रांचेस न्यू ओपन की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ही ऐसा बैंक है ना, ऐसा है जहां पोस्ट क्या है, हमारा जो डाकघर है हर जगह अवेलेबल है। तो वहां के लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए ये क्या? 100 ब्रांचेस खोली जाएगी। ये हो गया, 100 ब्रांचेस खोली जाएगी। और क्या बात किया जा रहा है? और बात किया जाएगा इसी में बात किया जाएगा दोस्तों। आपको इस बार की बजट देख के लगेगा कि ये आंध्रा और बिहार के लिए बजट है, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट है, क्योंकि बात भी हो रही थी ना, आपको समर्थन है, उनकी कोalition गवर्नमेंट है, से बात हो रही कि इनको मिलेगा क्या। तो इस बार में बजट में तो एक हिस्सा इन्हीं का है। जैसे इसी में आंध्र प्रदेश को कितना दिया गया है? आंध्र प्रदेश को इस बजट में, आंध्र प्रदेश के जो उसके डेवलपमेंट के लिए, आंध्र प्रदेश के जो उनको क्या बनाना है, कैपिटल डेवलपमेंट के लिए कितना दिया गया? 15,000 करोड़, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज है, जिसमें उनमें अपनी कैपिटल बनाना है। कैपिटल बनाने के साथ साथ और क्या करना है? पोलावरम सिंचाई परियोजना, पोलावरम, पोलावरम सिंचाई परियोजना, पोलावरम सिंचाई, सिंचाई परियोजना, परियोजना, परियोजना जो कि सिंचाई परियोजना है, इसके डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही क्या करना है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम औद्योगिक कॉरिडोर बनाना है, विशाखापट्टनम। तो ये चीज हो गई। इसके है, ये जो तीसरी थीम थी, इसमें मुख्य बातें ये हो गई। तो हमने देख लिया। एक बार और जो बचता है उसको देख लेते हैं। तो हमने बात किया
तो पहली बात हमने किसकी कर दिया, पूर्वोदय योजना की कर लिया। पूर्वोदय योजना विकास भी विरासत भी है, हमने देख लिया। गया में औद्योगिक नोट बनाया जाएगा। और दूसरी बात किया, महिला और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, एक नई स्कीम है, आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जनजाति प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम। ये किसके लिए है दोस्तों? ये स्पेशली किसके लिए है? ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज उनके लिए, पीवीटीज के लिए है। पीवीटीज के लिए है, पीवीटीज के लिए है। पीवीटीज क्या है? ये प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो जो अत्यंत पिछड़े हैं, ट्राइब्स हैं, उनके लिए है ये। उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है उनको। इस स्कीम के माध्यम से मेन स्ट्रीम में लाना है, मतलब उनके लिए क्या? उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा, उनके लिए सड़क की सुविधा, उनके लिए एजुकेशन की सुविधा, उनके लिए स्वच्छ जल। इस तरह, जैसे इसके पहले आपने एक और स्कीम देखा होगा, कब कौन सी? प्रधानमंत्री जनमन स्कीम स्कीम, जो कि कब आई थी? जनजाति गौरव दिवस के दिन, अभी नवंबर में लॉन्च की गई जनजाति गौरव दिवस के दिन ये आई थी, अभी नई स्कीम है। इसी के तरीके से प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम भी है। अब आपको हमको कमेंट में बताना है कि जनजाति गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसको हमको जरूर कमेंट में बताना है, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से एक नई स्कीम, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम है, इसमें 63,000 गांव, कितने? 63,000 गांव को कवर किया जाएगा, ग्राम कवर होंगे। और टोटल लोग कितने कवर होंगे? 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ लोग कवर होंगे, इसकी कवरेज होगा, इसका ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़। इस तरीके से हमारी तीसरी थीम कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं अपनी चौथी थीम की तरफ। चौथी थीम की तरफ हम आ जाते हैं। चौथी थीम ये देख लेते हैं। चौथी थीम हो गया हमारा इन्फ्रास्ट, किसके रिलेटेड है? हो गया विनिर्माण और सेवा के लिए हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के लिए हो गया। ये हमारी चौथी थीम होती है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो विनिर्माण और सेवा के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, ये क्या करते हैं? इनके लिए मुद्रा लोन, आपने पढ़ा था ना, मुद्रा लोन में तीन तरीके के लोन थे। कौन कौन से? शिशु, किशोर और तरुण। शिशु शिशु किशोर 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 और तरुण, ये तीन लोन थे। अब इनकी क्या थी, इसको भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसमें अभी तरुण स्कीम के बारे में बात की गई है, बट आपको तीनों को पता होना चाहिए। तो ये 50 अप टू कितना? 50,000 तक। यहाँ पे 50,000 से कितने तक? 5 लाख तक का लोन इशू होता है। और यहाँ 5 लाख से, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन इनको इशू होता है। बट अब इस बार के बजट में क्या किया गया था, जो जिनकी ऐसे तरुण इंडस्ट्रीज, जिनकी जो क्रेडिट एक तरह से प्रॉम्प्ट है, वो क्रेडिट अच्छी है, अब उनको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा तरुण कैटेगरी के तहत। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता है हमारा किसमें? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कि जो तरुण इंडस्ट्रीज है, तरुण जो है, उनके जो अभी तक 5 से 10 लाख था, अब वो कितना हो गया? 20 लाख हो गया है। 20 लाख अब कितना हो गया? 20 लाख, इसको भूलना नहीं है। तो एक ए हो गया। दूसरा क्या मुख्य है? तो इसमें 12 इंडस्ट्रियल, और क्या मुख्य है, आपको क्या ध्यान रखना है? तो इसमें 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे। 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। एक चीज तो ये हो गया एमएसएमई के लिए। दूसरा, 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? क्रिटिकल मिनरल मिशन आया है। क्रिटिकल मिनरल के लिए, क्रिटिकल जो मिनरल है, जैसे लिथियम हो गया, कैडमियम हो गया, इनके लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन आया है। मिनरल मिशन लाया गया है। मिशन लाया गया, जिन पे इस पे और जोर दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा? जो है 50 50 क्या किया जाए, 50 क्या किया गया है, ये जो, हाँ, ये क्या 50 क्या है? मल्टी जो फूड एरिडेशन है, इसके लिए लैब स्थापित किए गए हैं। फूड एरिडेशन, जो फूड एरिडेशन होता है, फूड एरिडेशन 50 फूड एरिडेशन के लिए क्या किया जाएगा? एक यूनिट स्थापित की गई है।
यूनिट स्थापित की गई है और 100 लैब ऐसे स्थापित किए जाएंगे, 100 लैब ऐसे स्थापित किए जाएंगे जो फूड के घरेलू जो किसके लिए काम करेंगे, जो 50 ये इरिडेशन गुणवत्ता सुरक्षण के लिए काम करेंगे। और उसके अलावा क्या किया जा रहा है, 50 फूड लैब स्थापित कर रहे हैं, जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसकी जांच के लिए 50 फूड लैब स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये मुख्य बातें हो गई किसकी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इसमें हमको एक बात याद रखना है, तरुण की जो 5 से कितना था, 10 था, उसको 20 कर दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, 12 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। तीसरी चीज, 50 फूड इरिडेशन यूनिट लगाई जाएंगी और 100 फूड लैब स्थापित किए जाएंगे। ये हो गई हमारी मुख्य बातें। और इंटर्नशिप की बात तो हमने किया ही ना, 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ लोगों को क्या किया दिया जाएगा, इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें 5,000 रुपए महीने और 6,000 की एक कालिक सहायता दी जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो प्रियोरिटी नंबर 4 कंप्लीट होती है। अब प्रियोरिटी नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या है, शहरी विकास है। प्रियोरिटी नंबर 5 जो प्राथमिकता नंबर 5 है, शहरी विकास में आते हैं। अब शहरी विकास के लिए मुख्य योजना पे बात करते हैं कि कौन सी योजना जिसको आप याद रखना है। तो जो पांचवी है हमारी शहरी विकास के लिए, तो पहली बात क्या किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे 50 शहर को चूज किया जाएगा। ऐसे कितने, ऐसे 14 बड़े शहर को, कितने हैं, हाँ 14 बड़े शहर के 14 बड़े शहरों को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, जिनकी पॉपुलेशन कितनी हो रही है, जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से अधिक है, 30 लाख से जिनकी पॉपुलेशन अधिक है। ऐसे 14 बड़े शहरों को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास करना है। इनका इनका ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास करना है। ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनको परिवहन परिवहन के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध कराना है। तो आप शहरी विकास में एक चीज तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या देखना है कि जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 है, पीएम आवास ये शहरी के लिए 2.0 की जो बात करते हैं, इसमें हमने इसको फिर से रिवैम्प किया है और यहाँ पे 10 लाख करोड़ का फंड स्थापित किया है, जिससे आगे आने वाले 5 वर्षों तक की इस योजना को और हम बढ़ा देते हैं। इस तरीके से जो मुख्यतः हमको शहरी विकास के लिए ध्यान देना है, उसमें दो चीजों के लिए कि 14 ऐसे बड़े शहरों को हमको सेलेक्ट करना है जिनकी 30 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, और उनको ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना है, मतलब उनके यातायात की समुचित सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। और दूसरी चीज हो गया पीएम आवास को उपलब्ध कराना है। ये हमारी प्रियोरिटी नंबर 5 हो गई। अब प्रियोरिटी नंबर 6 पे आते हैं हम। प्रियोरिटी नंबर 6 हमारी ऊर्जा सुरक्षा पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे, ये प्रियोरिटी नंबर 6 है। अब हम पहले एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम क्या बात करते हैं, तो पहला पीएम सूर्य मुक्त बिजली योजना। जो पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये आपको इंटरिम बजट में ही ये योजना देखने को मिली थी। इसका लक्ष्य क्या है, 1 करोड़ घरों को मुफ्त मुफ्त बिजली दी जाएगी। कितना, 300 यूनिट तक, 300 यूनिट तक, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसका हमारा टारगेट था 1 करोड़। बट हमको आवेदन अभी, सोचो इतना जल्दी आवेदन, 1 करोड़ 28 लाख का आवेदन हमको अभी ही मिल चुका है। ये हो गया हमारा ऊर्जा सुरक्षा के लिए। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा के लिए, इसके अलावा हम और क्या कर रहे हैं, एनटीपीसी और भेल मिलके, एक चीज और है, एनटीपीसी और भेल, दो ये संस्थान मिलके क्या कर रहे हैं, एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहे हैं। और कितने, 800 मेगावाट का, 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, ये हुई ऊर्जा सुरक्षा, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 6 हो गई। अब प्रायोरिटी नंबर 7 आते हैं। प्रायोरिटी नंबर 7 किसका है, अवसंरचना से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और दोस्तों इसमें एक बहुत लंबी अमाउंट इस वो की जा रही है, कितना, अवसंरचना में पहली बार जीडीपी का, जो हमारा जीडीपी है उसका 3.4% खर्च करने जा रहे हैं। और राशि तो देखिए दोस्तों, जैसे लग रहा है कि हम किसी को विदाई दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। कितना, 11,11,111 करोड़ रुपए किसमें आवंटित किए गए हैं, जो जीडीपी का 3.4% है। तो किसके लिए, ये हमारा अवसंरचना के लिए, तो ये मुख्य चीज हो जाती है। दूसरा दूसरा सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन के लिए, सिंचाई सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन, जो फ्लड कंट्रोल है, बाढ़ उपशमन के लिए इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे सिंचाई और बाढ़ उपशमन के लिए कहा, असम, बिहार और उत्तराखंड। कहाँ पे, असम होगा, बिहार होगा और उत्तराखंड होगा। और दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के लिए हम पुनर्विकास और पुनर्स्थापना कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन, पुनर्विकास
पुनर्विकास और पुनर्स्थापना कर रहे हैं, पुनर्वास कर रहे हैं, पुनर्वास कर रहे हैं। ये हो गया हमारा किसके लिए, अवसंरचना से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और अवसंरचना में हम क्या कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्विकास कर रहे हैं। ये हो गया, दो चीज हमने यहां देखा। और क्या कर रहे हैं, और हम पर्यटन पे विशेष जोर दे रहे हैं पर्यटन के लिए। तो पर्यटन के लिए हम क्या रहे हैं, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ, जिस तरीके से हमारा क्या है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसी तरीके से हम दो कॉरिडोर और विकसित कर रहे हैं। कौन कौन सा दोस्तों, एक विष्णु मंदिर, विष्णु, एक कौन सा है, विष्णु पद पद विष्णु पद मंदिर मंदिर कॉरिडोर, और दूसरा कौन सा होगा, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि 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 मंदिर कॉरिडोर। ये किसके अनुसार, जैसे हमारा काशी विश्वनाथ को हमने डेवलप किया है, उसी तरीके से विष्णुपाद मंदिर और दूसरा महाबोधि मंदिर की बात करेंगे। और तीसरा हम क्या करेंगे, दो स्थान को और, बिहार के दो इंपॉर्टेंट स्थान, और नालंदा, नालंदा कौन सा, नालंदा, नालंदा को हम अपना पुराना स्थान दिलाएंगे, किसको, नालंदा को। और नालंदा को हम डेवलप करेंगे, जो उसका गौरवशाली इतिहास रहा उसको स्थापित फिर से करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा राजगीर, दूसरा किसको, राजगीर को। और राजगीर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तीनों धर्मों से संबंधित है, चाहे हमारा ब्राह्मण हिंदू धर्म हो, चाहे चाहे कौन सा धर्म हो, जैन धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, ये तीनों की का क्या रहा, पवित्र स्थान रहा, राजगीर को डेवलप किए जाएंगे। और साथ में किसको यहाँ पे, और किसको, उड़ीसा, उड़ीसा में संपूर्ण पर्यटन जो भी उसकी शैली है, तो उसको पर्यटन के लिए इन तीन जगहों को विकसित किया जाएगा। तो ये मुख्य बातें हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 7 थी, ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं प्रायोरिटी नंबर 8 पे आ जाते हैं, प्रायोरिटी नंबर 8 पे आ जाते हैं। प्रायोरिटी सॉरी, ये तो 9 हो गया, प्योरिटी नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8 कहाँ पे है, शायद यहाँ पे प्योरिटी नंबर 8 नहीं है। 8 हम यहाँ पे पहले आपको हम 8 ही बता देते हैं। 8 क्या है, इनोवेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 8 हमसे मिस हो गई है, तो 8 प्रियोरिटी क्या है हमारी, नवाचार, इनोवेशन, इनोवेशन और अनुसंधान एवं रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सी है हमारी, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हमारी कौन सी 8वीं प्रायोरिटी है। अब हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए, हमारी कौन सी 8वीं नंबर की प्रायोरिटी है। अब इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो एक तरह से हम राष्ट्रीय अनुसंधान निधि क्या क्या स्थापित कर रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि को स्थापित कर रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि फंड जो है, नेशनल जो हमारा रिसर्च है फंड स्थापित कर रहे हैं, जो बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च, जो हमारी मूलभूत रिसर्च होगा, जो कौन सा, फंडा जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च होगा, फंडामेंटल रिसर्च होगा, उससे संबंधित होगी। तो इनोवेशन में एक तो हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि डेवलप कर रहे हैं, और दूसरी मुख्य चीजें क्या कर रहे हैं, अगर दूसरी मुख्य चीजें की बात करें, तो इसमें हम स्पेस इकोनॉमी के लिए, स्पेस इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ का, कितना दोस्तों, 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल क्या है दोस्तों, वेंचर कैपिटल, क्या बात करें हम, वेंचर वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करेंगे, किसके लिए, स्पेस इकोनॉमी के लिए। तो ये फर्दर जो होगा, ये कितना जो वेंचर फंड होगा, वो स्टार्टअप, जो स्टार्टअप होंगे किसके, स्पेस से रिलेटेड, उनको हम इसमें क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये हो गया हमारा 8वीं प्रायोरिटी, इनोवेशन एंड रिसर्च। अब आ जाते हैं हम अपनी 9वीं प्रायोरिटी पे, जो हमारा 9वां यहाँ पे बात कर लेते, ये है अगली पीढ़ी के सुधार। जो 9वां है वो हमारा है अगली पीढ़ी के सुधार। तो अगली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम भू आधार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, भू आधार। क्या लाया है हम, भू आधार, भू आधार हम ला रहे हैं। अभी भू आधार क्या करेगा, क्या रोल होगा, तो इसके लिए हम एक यूनिक, हर एक जो लैंड होगी, जैसे हम आधार में हमारी एक यूनिक आईडी बन गई है ना, आपकी भी एक यूनिक आईडी, सबकी अलग अलग आईडी बन गई है, इसी तरह हर जमीन की एक आईडी बनेगी। एक हर जमीन की, हर जमीन की, हर लैंड की क्या होगी, एक यूनिक आईडी होगी, यूनिक आईडी होगी, यूनिक आईडी होगी। ये बात हो गई। और एक एनपीएस वात्सल, एक न्यू स्कीम चालू की गई है, एनपीएस वात्सल, इसको भी नहीं भूलना है, वात्सल, एनपीएस वात्सल। इसमें क्या होगा, जो अवयस्क है, माइनर है, उनके माता पिता अभिभावकों द्वारा अंशदान दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी इसमें है एक एनपीएस है, जिसमें समस्याओं का समाधान की मेजर यही बात करना है। एक भू आधार, जिसमें हम भू रजिस्ट्री भी बनाए, उसी बेस पे किया जाएगा। एक हम जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन बेस्ड एक लैंड आईडी बनाएंगे। तो दोस्तों हमारी बजट की क्या
थी, 9 क्या थी, प्रायोरिटीज थी। उन सारी 9 प्रायोरिटीज को, जितना भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सारे डाटा को इसमें बहुत देर मेहनत के बाद हमने इस सारे डाटा को एकत्रित किया है। ये सारे डाटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो। अब बात कर लेते हैं कुछ और जो फैक्टर है उनकी बात कर लेते हैं, कुछ और फैक्टर जो आपके बजट से संबंधित है उसके बात कर लेते हैं। तो अब बात आ जाती है बजट में, हाँ, तो ये चालू खाता घाटा। तो आप फिजिकल डेफिसिट की बात कर लेते हैं, फिजिकल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। आप फिजिकल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, इसकी बात कर लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट का क्या टारगेट रखा गया, हमने रखा है तो जीडीपी का कितना, जीडीपी का कितना रखा हमने, 4.9%, 4.9%। जो कि हम अगर हम बात करें इंटरिम बजट में कितना था, इंटरिम बजट में 5% था, उस पे भी रिड्यूस करके हमारा 4.9% हो गया है। और नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट है हमारा फिजिकल डेफिसिट को कितना लाना, 4.5 तक लाना। ये हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट हो जाता है। अब हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ की बात की गई है, जीडीपी ग्रोथ की बात की गई है, जीडीपी ग्रोथ की बात की गई है, जीडीपी ग्रोथ। तो हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना रहा, जो पिछला फाइनेंशियल सॉरी बात, जो पिछला फाइनेंशियल था उसमें कितना था, 8% की ग्रोथ थी। जो हमारा इसका टारगेट था कितना है, 6.5 से 7% का हमारा जीडीपी ग्रोथ का ये टारगेट है, ध्यान रखना है। और एक यहाँ जीडीपी प्रतिशत के रूप में हम देखते हैं, अगर राजकोषीय घाटा को हम देखते हैं, फिजिकल डेफिसिट देखते हैं, तो हमारा ये एक प्रश्न बन सकता है कि क्या हमारा कंटिन्यूअसली फॉल हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान देखना, ये क्या है, कंटिन्यूअसली फॉल हुआ है। ये 9.2, 6.7, 6.4 और 5.6। और नेक्स्ट हमने क्या रख दिया है, टारगेट अपना क्या रख दिया, 4.9 रख दिया है, इसका टारगेट 4.9 रख दिया है, ध्यान रखना है आपको। ये हो गया हमारा, आ, ये हो गया। तो फिजिकल डेफिसिट की बात किया और जीडीपी ग्रोथ की बात कर लिया। अब हम टैक्स पे बात करते हैं। टैक्स में हम क्या बात की है, तो सबसे पहले एक टैक्स में जो हम टैक्सेशन में क्या सुधार लेके आए हैं। तो जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, तो जैसे आपने बजट देखे होंगे, तो बजट में जैसे ही हमारा स्पीच चालू हुआ उस समय शेयर मार्केट बहुत बूम हुआ। जैसे ही बात आई किसकी, कैपिटल गेन टैक्स की, किसकी, कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। और किसकी बात की, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब जैसे कोई एक शेयर है, आप एक शेयर को 1 से 2 साल जैसे ही रखते हैं, तो उसका अभी रेट इस बार के बजट में पहले कितना था, पहले था 10%, 10% था, अब 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया। जैसा आप एक शेयर को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते, सीधे आपका कितना हो जाता, 12.5% हो जाता है। एक तो ये बात हुई। और मुख्य बात करों में क्या हुई, और टैक्सेशन की मुख्य बात क्या हुई, एंजल टैक्स को, एंजल टैक्स को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, एंजल टैक्स को रिमूव कर दिया गया है, एंजल टैक्स को रिमूव कर दिया, एक महत्वपूर्ण कदम हुआ है। और क्या हुआ दोस्तों, और जो फॉरेन करेंसी थी, और जो फॉरेन करेंसी थी, अब क्या बात कर रहे हैं हम, जो फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी जो है, विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उनका जो कारपोरेट टैक्स होता है, उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है, पहले कितना था, 40% था, 40% क्या था, पहले था। अब कितने परसेंट कर दिया गया, 35% कर दिया, 35% वर्तमान में कर दिया। इस बजट में कितने परसेंट कर दिया गया है, 35% कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है कि कुछ लाभ भी मिले हैं, जैसे, और जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, जो सीमा शुल्क में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो कैंसर की दवा, कैंसर की दवा पे क्या है हुआ है, कैंसर की 3 और दवाओं पर ये क्या सस्ता हुआ है, ये हम देखते हैं। अगर सस्ता क्या हुआ है, तो कैंसर की दवाएं में हमें कस्टम ड्यूटी से कम होने से कैंसर की दवाई सस्ती हो गई है। मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबी और चार्जर बीडीसी घटा के 15% कर दिया गया है। यहीं पे देखो, मोबाइल चार्जर को क्या कर दिया गया है, तो उसका कस्टम ड्यूटी, मोबाइल चार्जर सस्ता हो रहा है। नेक्स्ट, सोना चांदी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोना चांदी को भी हमने कस्टम ड्यूटी घटा दिया, तो सोना चांदी भी सस्ता हो जाएगा। अब क्या, झींगा के लिए हमने क्या कर दिया है, प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि की है। और सोलर पैनल के लिए भी हमारे ये सस्ता हो रहा है। इस तरीके से ये हमारा टैक्सेशन में चेंज हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं कि अब हमारा जो टैक्स स्लैब है उसमें भी ये चेंज आ गए हैं। तो टैक्स स्लैब में जो चेंज आए हैं वो हम पहले देखते हैं। पहले का क्या था, पहले क्या था, 0 से 3 तक क्या था, 0 फ्री था, मतलब 0% टैक्स था। फिर 3 से 6, 3 से 6 तक, 3 से, ये 0 से 3 हो गया, 3 से 6 हो गया, 6 से 9, और
9 से 12 और 12 से 15, तो ये कितना हो गया 5%, 10%, 15% और ये कितना 20%। अब 15 से प्लस होता है तो ये 30%, ये दर था। अब इसकी जगह में दोस्तों केवल यहां पे चेंज किया है, जो ये 3 से 6 था वो अब क्या हो गया 3 से 7 हो गया है। तो पहला मतलब टैक्स स्लैब में क्या हुआ कि 3 से 6 तो 0 से 3 वही है, अब जो 3 से 6 था वो 3 से 7 हो गया। यहाँ पे 0 से 3 तक शून्य है और फिर 3 से 7 तक 5%, ये 5% हो गया है। एक पहली बदलाव हो गई है। दूसरी जो वेतनभोगी जो सैलरीड एम्प्लॉई है उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है सैलरीड एम्प्लॉयड का स्टैंडर्ड, जो अपने आप जिनके लिए कुछ दिखाना नहीं पड़ता वो कर में छूट मिलती है, वो अभी तक कितना था 50,000 था, 50,000 था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है अब 75,000 कर दिया गया, 75,000 कर दिया गया। इस इनिशिएटिव से गवर्नमेंट का कहना है कि जिनकी आयु 15 लाख तक रुपए थी आए, उनको अब 17,500 की बचत होगी। कितनी 17,500 की यहाँ पे बात की जा रही है कि 17,500 की कितनी, यहाँ पे 17,500 की बचत होगी। ध्यान रखना है, तो ये महत्वपूर्ण ये बदलाव होता है। अब बात आती है, नेक्स्ट बात आ जाती है रुपया कहां से आता है और कहां जाता है। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि सबसे ज्यादा हमारा सोर्स क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो हमें पहली चीज सपोज करिए कि 100 रुपए है, 100 रुपए भारत सरकार के पास कहां से आता है, कहां से आता है, ध्यान रखना है। तो हम क्या है, हम जैसे भारतीय हैं, हमारा तो काम किससे चलता है, सबसे ज्यादा हमारा उधार लेने की तो आदत है, तो उधार से चलता है। तो जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारा तो बोरोइंग है, बोरोइंग, बोरोइंग सबसे बड़ा स्रोत है। अब बोरोइंग कितने परसेंट है हमारा 27, एक जैसे 100 रुपए अगर बात करें तो 100 रुपए में 27 रुपए कहां से आ रहे हैं दोस्तों, बोरोइंग से आ रहे हैं, उधार से आ रहे हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, आयकर, इनकम टैक्स, आयकर, आयकर, आयकर में कितना से आ रहा है दोस्तों, आयकर में 19 रुपए आ रहे हैं। तीसरा मुख्य स्रोत क्या हो जाता है, जीएसटी हो जाता है, जीएसटी, जीएसटी में कितने आ रहे हैं दोस्तों, तो 18 आ रहे हैं। और तीसरा मुख्य स्रोत हो जाता है कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स अगर हम बात करें तो कारपोरेट टैक्स मतलब निगम कर, निगम कर कितना हो रहा है, निगम कर, निगम कर कितना हो रहा है तो 17%, 17% निगम कर है। तो ये मुख्य चार हो गए। तो सबसे मुख्य स्रोत हमारा बोरोइंग हो गया 27%, उसके बाद दूसरा स्रोत हो गया हमारा क्या, बोरोइंग के बाद इनकम टैक्स हो जाता है आयकर 19%, तीसरा स्रोत हो जाता है हमारा जीएसटी 18%, चौथा क्या हो जाता है निगम कर हो जाता है। ये तो रुपए आने का स्रोत। अब जाता कहां पे है, जाता कहां पे है, मुख्य जाता हम देख लेते हैं। तो रुपया जाता कहां पे, ये हो गया रुपया जाता कहां पे है। तो अब जैसे 100 रुपया हो गया तो 100 रुपया जा कहां पे रहा है, तो सबसे ज्यादा कहां पे है, अगर हमने जाएगा कहां पे तो सबसे ज्यादा जो होगा स्टेट का जो डिवोल्यूशन होगा, स्टेट का डिवोल्यूशन है, तो उसका जैसे 100 रुपए बात करें, 100 रुपए टोटल है आए हमारे पास, तो 100 रुपए हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सबसे पहले जो स्टेट का डिवोल्यूशन होता है, स्टेट का राज्य का कर हस्तांतरण होता है, वो हो जाता है। राज्य का कर हस्तांतरण कितना 21 रुपए, अगर 100 में बात करें तो 21 रुपए राज्य को चला जाता है। फिर कहां चला जाता है, जो हमने इतना कर्ज ले रखा है उसकी ब्याज भी तो देंगे ना, उसकी ब्याज में चला जाता है। अब ब्याज अदायगी में कितना जाता है, इंटरेस्ट में 19%, 19 रुपए जाता है। ब्याज में कितना जा रहा है 19 रुपए जा रहा है, 19 रुपए जा रहा है। फिर तीसरा मुख्य कहां पे जा रहा है, तीसरा जा रहा है हमारा, तीसरा 19% ब्याज हो गया। अब ब्याज के बाद कहां पे जा रहा है, 19% ब्याज हो गया। उसके बाद जो केंद्रीय सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसके लिए जा रहा है, जो केंद्र प्रायोजित है, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र है मतलब सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर है, उसमें जा रहा है 16। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद है वित्त आयोग की अनुसार मुख्य तीन बात करिए, वित्त आयोग में 9% जा रहा है, फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड में 8% जा रहा है। और ध्यान रखना पेंशन, पेंशन भी ध्यान रखना, पेंशन में 4% जा रहा है, पेंशन में ये 4% जा रहा है। और यहाँ पे बात करें तो रक्षा सब्सिडी, इसकी भी बात हो गई है, इसकी भी रक्षा हो गया, सब्सिडी, सब्सिडी में कितना 6% जा रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना होगा। इसके साथ ये मुख्य चीजें हो गई। तो ये रुपया कहां से आता है कहां को जाता है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो व्यय है उनकी सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा हमारा डिफेंस में खर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा कहां पे, डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। डिफेंस के बाद हम रूरल डेवलपमेंट पे, रूरल डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। तीसरा फिर एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। चौथा किस में कर रहे हैं, चौथा हमारा गृह में कर रहे हैं, गृह में कर रहे हैं। और 5वें नंबर पे हमारा पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे शिक्षा आ रहा है। शिक्षा आ रहा है दोस्तों। अगर यही शिक्षा को हम चलो पहले में तो रक्षा है, यही अगर हम शिक्षा को दूसरे नंबर पे कर दें, इतना खर्चा हम शिक्षा में कर दें, तो हमको फिर कृषि ऑलरेडी, जो अगर लोग शिक्षित होंगे तो कृषि ऑलरेडी है जाएगा। गांव का विकास कैसा होगा? जब लोग शिक्षित होंगे तो रोजगार पालेंगे, तो गांव का विकास ऐसे ही हो जाएगा ना। बट ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। जो है आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा रक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि संबंध, गृह, शिक्षा, ये मुख्य प्रायोरिटीज के क्षेत्र जहां पे पैसा जा रहा है, मुख्यतः जा रहा है। ये बात हो गई हमारी। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या चीजें हैं? इसके अलावा और देख लेते हैं। तो ये हमारा, इसकी बात हो गई जो चेंजेस हुए मनरेगा में पहले। ये है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, प्राप्तियां और व्यय पे देख लेते हैं। एक बात आती है कि जैसे जो हमारा टोटल जो बजट है, जो टोटल बजट है लगभग 48 है, लगभग अप्रॉक्स 48 करोड़ का टोटल बजट है। ऊर्जा सुरक्षा तो इसकी बात कर लिया है, अवसंरचना की भी बात हमने कर लिया। हाँ, इनकम टैक्स स्लैब की भी बात हमने कर रखी है, वही चीज हो गया। इसकी बात हो रही है कि आईबीसी के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, इसके लिए क्या बदलाव लाया गया है इसमें हमने, और एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी और डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल और बढ़ाएंगे, इसकी बात की रहा है। ये आईबीसी में ये चेंजेस हुए हैं। और क्या बात किया, शहरी विकास में हमने बताया 14 बड़े शहरों को सेलेक्ट करना है, जिसमें हमको 30 लाख से ज्यादा आबादी है, ये मुख्य हो गया शहरी विकास के लिए। प्रधानमंत्री पैकेज में तो 5 योजनाओं के बारे में हमने बात कर ही दिया है। उद्योग में हमने बात किया, उद्योग की हमने बात किया है, इसमें कॉरिडोर विकसित करना है। समावेशी विकास में हमने बता दिया कि 100 पूर्वोत्तर है, ये हो चुका है। दोस्तों मुख्यतः चीजें आपको हमने, पीएम ये तो स्कीम हमने बता ही दिया है, जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। अब आपकी जो हम 9 प्रायोरिटीज में ही इसको हमने डिस्कस कर दिया है, इसकी लगभग चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। और और अगर हम बात करें, इसकी बात कर लेते हैं। ये जो हमारा बजट है, जो राज्यों और संघ क्षेत्रों में कुल अंतरण का कंटिन्यू, हमारा अंतरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टेट को फंडिंग क्या है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसको चीज आप कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन में इस तरीके से आपको छोटी चीजें ध्यान देना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है पूंजीगत व्यय। जो हमारा पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, संपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, ये कंटिन्यू बढ़ा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंटिन्यू, आप यूपीएससी, आप तो स्टेट में भी ट्रेंड आने लगे हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। बजट पर, बजट की ये मुख्य बातें हो गई, राजस्व, पूंजीगत बात हो गई, कर प्राप्तियां, हाँ ये तो हमने बात, इसकी बात कर लिया है। बाकी ये पीडीएफ जो होगी, ये पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैं बजट को आपको लिए डिटेल में किया हूं। आपको इन्हीं पॉइंट को आप नोट डाउन करिए, इन पॉइंट को याद रखिए, आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आप देखोगे इकोनॉमिक सेक्शन से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, आप 100% इस बजट से कुछ में कुछ क्वेश्चन रहेंगे ही। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमने अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ आपको चीजें देने की कोशिश की है, और उसमें पूरा ही जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अलग करके मैंने बता दिया है। इसको आप देखिए, नोट्स बनाइए, और आशा करता हूं आप इससे लाभान्वित होंगे। और कुछ सुझाव हो तो आपका मोस्ट वेलकम है सुझाव के लिए। थैंक यू सो मच।